एवरीवन, जनरल साइंस के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्लास अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी के साथ हमने अपना जनरल साइंस का ये वीडियो स्टार्ट किया है। वीडियो सीरीज जो है हमारा, जो कि बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होने वाला है। आने वाला 66th बीपीएससी 7th जेपीएससी में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। इनफैक्ट उसके बाद भी एग्ज़ाम्स में यूज़फुल रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो है नहीं, ये स्टैटिक पोर्सन है, ये हमेशा आपको काम आएगा। तो अपना सेकंड क्लास आज स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो जनरल साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, आप वहाँ जाकर फर्स्ट क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था पहले क्लास में, और पहले क्लास में हमने हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाई किया था। ओके, एक ब्लड हमारा रह गया था, थर्ड पोर्सन, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड में सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देखेंगे, ब्लड का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो ब्लड में देखिए दो मेन चीज़ होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। तो प्लाज्मा देखिए दो चीज़ का बना होता है, एक है वाटर और दूसरा है प्रोटीन, पानी और प्रोटीन। पानी जो है वो ज़्यादा होता है, लगभग 90% पानी ही होता है और बाकी 10% प्रोटीन होता है। ओके, तो प्रोटीन जो होता है तीन तरह का होता है प्लाज्मा में, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। अब देखिए नाम देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शायद नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता दूं कि एक्चुअली इसी टॉपिक से 65th बीपीएससी में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है पीटी में। ओके, तो अगर डिफ़िकल्ट भी आपको लगता है तो कोई बात नहीं, अभी हम इतनी बार बोलने वाले हैं कि आपको एकदम फैमिलियर लगने लगेगा, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। और आप वीडियो को अगर एक दो बार और देख लेते हैं फिर तो समझिए कि वो आपको हमेशा के लिए रटा गया, फिर आप भूलेंगे नहीं उसे। तो चलिए देखते हैं कि तीनों प्रोटीन्स का क्या यूज़ है, क्या काम है। और जितना बता रहे हैं उतना मिनिमम है जो आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स में जितना दिया हुआ है मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है यहाँ पर, तो बिल्कुल इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए फिब्रिनोजेन क्या काम होता है इसका, तो क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। आपको पता है कि कहीं पे भी कट हो जाता है बॉडी में तो थोड़ा देर बाद जो खून बहना बंद हो जाता है वो कोआगुलेशन की वजह से होता है। वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाता है या कोआगुलेट कर जाता है, तो इसकी वजह से हमारा ब्लीडिंग रुक जाता है। तो ये ब्लीडिंग में हेल्प करता है, मतलब कोआगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट याद रखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इन सब चीज़ों में। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम सिंपल होता है, लास्ट ईयर भी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए ग्लोबुलिन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है तो ये ग्लोबुलिन्स हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है एल्बुमिन्स, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब शरीर में बहुत जगह प्लेसेस है, हर जगह अलग अलग तरह से इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कहीं पे जमा हो जाए, कहीं पे कोई मिनरल ज़्यादा जमा हो जाए, कहीं पे कोई अलग न्यूट्रिएंट जमा हो जाए। तो जो एल्बुमिन्स होता है वो ऐसा नहीं होने देता है, वो बैलेंस बना के रखता है पूरे शरीर में। ठीक है, कि हर जगह सिमिलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहे, सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रहे, तो उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। तो बस तीनों प्रोटीन है, तीनों का फंक्शन आपको पता हो गया। फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग में यूज़ होता है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म है में यूज़ होता है, और एल्बुमिन्स जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बना कर रखता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना कर रखता है शरीर में। ओके, अब देखिए ब्लड प्लाज्मा में कुछ कुछ चीज़ और भी होता है, जैसे कि कुछ मिनरल्स, जैसे कि सोडियम का आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोरीन आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स। तो ये सब चीज़ भी प्लाज्मा में पाया जाता है। और प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो बस एक जीके टाइप को चीज़ है ये, कि अगर इसमें क्लॉटिंग वाला फैक्टर ना रहे, क्लॉटिंग में कौन हेल्प कर रहा था, तो वो था फिब्रिनोजेन, जैसा कि हम लोग पहले देखे थे। ओके, तो फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो अगर ये फिब्रिनोजेन ना हो उसमें, विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसको हम बोलेंगे सीरम। तो ये चीज़ याद रखेंगे। प्लाज्मा ओवर। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आइए समझते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है। तो देखिए तीन तरह का फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अभी सुनने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बट कुछ नहीं है, इसी को हम आरबीसी बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स।
इसी को हम WBC बोलते हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और इसी को हम प्लेटिलेट्स बोलते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि इरिथ्रोसाइट्स का क्या काम है। तो इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा सेल्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, तो वो है एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, ये कहाँ बनता है रेड ब्लड सेल्स, तो रेड बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ये सब अलग अलग लोकेशंस है जहाँ पर अलग अलग तरह का ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म होता है। तो बस एग्ज़ाम वगैरह में नहीं लगता है कि रेड या येलो दिया रहेगा, बस बोन मैरो ही याद रखेंगे। ओके, फिर ये भी पूछ सकता है कि रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हेमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, तो वो होता है आयरन की वजह से। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। हेमोग्लोबिन में मेन मिनरल क्या होता है, तो आयरन होता है। ओके, और उसी की वजह से रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है। नेक्स्ट, these molecules play a significant role in transport of oxygen। तो RBC along with hemoglobin वही जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हमारा हेल्प करता है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नो डाउट, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 120 दिन, तो 120 दिन लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का ऑन एन एवरेज। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, तो वो स्प्लिन में डिस्ट्रॉय होता है। ओके, स्प्लिन एक ऑर्गन होता है जहाँ पर जाकर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप रेड ब्लड सेल समझ गए, इतना इन्फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को ही वाइट ब्लड सेल कहते हैं क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, तो उसका कलर रेड नहीं है, उसका कलर वाइट है। इसका दो कैटेगरी होता है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो अब देखते हैं कि देखिए नाम से डरना नहीं है, याद हो जाएगा। तो ग्रेनुलोसाइट्स तीन तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स दो तरह का होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लास्ट ईयर यही पूछा था, लिम्फोसाइट 65th वाले बीपीएससी में यही पूछा था कि ये कहाँ फॉर्म होता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अगली बार मोनोसाइट्स के बारे में पूछ दे या बेसोफिल्स के बारे में पूछ दे। तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन इन पांचों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। सिंपल है, इन्फेक्शन से लड़ने में काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। ओके, नेक्स्ट, basophils secrete histamine, serotonin, heparin etc. and are involved in inflammatory reactions। तो कहीं पे भी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके लिए जो रिएक्शन बॉडी करता है वो बेसोफिल्स के थ्रू ही करता है। तो बेसोफिल्स कैसे करता है उसको, इन सारा सब्सटेंसेस को वो सिक्रीट करता है, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हेपरिन। ओके, तो इतना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधा सीधा और सिंपल होता है, हार्डली 8-10 वर्ड का क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है कि 3-4 लाइन में क्वेश्चन ही दिया हुआ है साइंस का, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ओके, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये काम आता है। और ये इतना सब्सटेंसेस क्या सिक्रीट करता है ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है यूसिनोफिल्स, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, तो मतलब ये इन्फेक्शन से भी लड़ने में हमारा हेल्प करता है, और एलर्जिक रिएक्शन जो होता है हमारे शरीर में, किसी चीज़ को एलर्जी होने की वजह से जो शरीर रिएक्ट करता है तो उसमें भी रेजिस्ट करता है ये यूसिनोफिल्स। ओके, और नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। ये दो तरह का होता है, बी एंड टी फॉर्म्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, लिम्फोसाइट कितना तरह का होता है, ऑप्शन में दे देगा ए, ई, टी, डी। तो आपको पता होना चाहिए कि बी और टी दो तरह का लिम्फोसाइट्स होता है। ओके, और दोनों जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो मतलब कि दोनों फाइट करता है इन्फेक्शन को। हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह घुसता है तो लिम्फोसाइट्स उससे फाइट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब ये सब हो जाता है कोई इन्फेक्शन बॉडी को, तो लिम्फोसाइट का मात्रा जो है बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है बॉडी में। तो जब भी आप
किसी चीज़ का टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, तो लिम्फोसाइट ज़्यादा आता है उसमें, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शन शरीर में घुस गया है। ओके ना। तो मतलब ये हुआ कि लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है इन्फेक्शन होने में, घटता नहीं है। ओके। तो मे बी ये भी कुछ क्वेश्चन बना करके दे सकता है आपको कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो व्हाट हैपेंस टू लिम्फोसाइट, रिमेन्स सेम, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट हम समझ गए, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, अब लास्ट बच गया प्लेटिलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है उसी को प्लेटिलेट्स कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। तो इतना समझ में आ गया कि बोन मैरो में ही ब्लड का ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीनों बनता है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, सारा का सारा बोन मैरो में ही बन रहा है लगभग। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटिलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 mm क्यूब में लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटिलेट्स होता है। किसी को डेंगू वगैरह हो जाता है तो यही काउंट गिरने लगता है। ओके। और ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन होता है क्योंकि प्लेटिलेट्स आर इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। तो मेनली जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है वो यही प्लेटिलेट्स ही होता है। ऊपर हम लोग प्लाज्मा में भी पढ़े थे, फिब्रिनोजेन जब पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में, वहाँ भी हम पढ़े कि ब्लड कोआगुलेशन में काम आता है वो। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि फैक्टर्स बहुत सारा हो सकता है, बट एक होता है एक्टिव फैक्टर, कुछ हुआ कि बस हेल्प कर रहा है उस प्रोसेस में। तो फिब्रिनोजेन वही बस हेल्प कर रहा था क्लॉटिंग प्रोसेस में, और प्लेटिलेट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होता है कोआगुलेशन में, क्लॉटिंग में। तो अगर इसका काउंट काफ़ी कम हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाता है बॉडी में। तो ये था थ्रोम्बोसाइट्स को लेकर, प्लेटिलेट्स को लेकर। तो ठीक है, हमारा ब्लड का आज का एजेंडा यहीं पर समाप्त होता है। और थोड़ा सा ब्लड में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे ब्लड ग्रुप्स, एक देखेंगे आरएच फैक्टर, और उसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम एक और होता है हमारा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख लेंगे। हालांकि उससे क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेंगे उसका भी। और इतना करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हो जाएगा। 3 वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ इनफ है। आप इसको देखिए और अपना काम आप इसे बखूबी चला सकते हैं। ओके। तो एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। अगर आपको ये इनिशिएटिव ठीक लग रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए। और वीडियोस में आप एक्स्ट्रा और क्या चाहते हैं और कैसे आपको ज़्यादा समझ में आए, तो अगर आपके पास कोई फीडबैक होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ओके देन, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।